चलिए शुरू करते हैं बेटा। क्लास नाइन्थ फिजिक्स का पहला चैप्टर है, ठीक है। टोटल फिजिक्स में 5 चैप्टर है। मैंने लास्ट जब हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास भी हुई थी क्लास नाइन्थ की, तो मैंने आपको थोड़े बहुत चैप्टर्स के आइडिया दे दिए थे, ठीक है। फिजिक्स में 5 चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, और बायोलॉजी में आपको जस्ट 3 ही चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। लास्ट क्लास में केमिस्ट्री का मैटर इन सराउंडिंग थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, ठीक है। आज की क्लास होगी फिजिक्स की, ठीक है। बिल्कुल अंतर है, ठीक है। केमिस्ट्री पढ़ लिया, उसको अभी वहीं पे रोक देंगे। आज पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का, मोशन चैप्टर है। थोड़ा देखो, चैप्टर का नाम बहुत छोटा सा है, सिर्फ मोशन सा है। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे ना, तो चैप्टर ऐसा आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत लेंदी चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं 2 पार्ट्स की बात करूं तो थोड़ा बहुत आपको थ्योरी पढ़ना है चैप्टर में, बहुत थोड़ी बहुत है। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम है इस चैप्टर के अंदर, और वो जो कम है वो आता भी नहीं है। छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, लेकिन वो डेफिनेशन सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए। मतलब अगर आपको चैप्टर की थ्योरी, चैप्टर के डेफिनेशन समझ में आ गए, तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। पूरा चैप्टर, अगर सीधे साधे लैंग्वेज में बात करूं, तो पूरा चैप्टर सिर्फ न्यूमेरिकल है, ठीक है। अभी स्टार्टिंग का हमारा जो एक आधा लेक्चर होने वाला है, वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल होगा। आपको जो मेन न्यूमेरिकल मिलेगा वो इन बिटवीन इस चैप्टर से मिलेगा। इस चैप्टर में आपको कुछ ग्राफ के पार्ट भी मिलेंगे। लगता है कि मैम ग्राफ तो अभी हमने मैथ्स में ही किया होगा, साइंस में भी। इसके ग्राफ और मैथ्स के ग्राफ में बहुत ज़्यादा अंतर है। मैथ्स की तरह इसका ग्राफ नहीं बनता कि हम इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। इस चैप्टर के लिए आपको किसी भी ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं होगी। आपको बस स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, आप आराम से ग्राफ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर अच्छा है, आराम से पढ़ना। अपने कनेक्शन को लूज मत होने देना कभी। लूज ना इन सेंस कि मैं जो पढ़ा रही हूँ पहले मेरी बात को सुनना, जब नोट करने को बोलूँ तो नोट करना, क्योंकि एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा तो आपको नया कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आएगी। लास्ट उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। आपने एक बार मोशन चैप्टर पढ़ लिया, आने वाले फिजिक्स के 4 चैप्टर इसी से रिलेट करेंगे। नाइन्थ का, जैसे अभी आपने एट्थ में क्या फील किया होगा, हर चैप्टर अपने से अलग है। हर चैप्टर बिल्कुल अलग है, कोई किसी से लिंक्ड नहीं है। आपने कहीं कुछ और पढ़ लिया, अगर एक चैप्टर छूट भी जा रहा था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन नाइन्थ का फिजिक्स का कोर्स बिल्कुल अलग है। अगर बच्चा ये सोचेगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे मोशन बहुत टफ लग रही है तो मैं चैप्टर को छोड़ देता हूँ, मैं दूसरा चैप्टर पढ़ लूँगा, तो बेटा सच बताऊँ नहीं हो पाएगा। अगर आपको मोशन चैप्टर ही क्लियर नहीं है तो आने वाले 4 चैप्टर आपको और टफ लगेंगे। इसी से आपकी बेस बनेगा, यानी इसके कॉन्सेप्ट आने वाले हर चैप्टर में लगने वाले हैं फिजिक्स के, ठीक है। नाइन्थ में फिजिक्स अच्छी, अगर 11th में अगर साइंस का सपना देखते हैं, पीसीबी और पीसीएम, तो नाइन्थ की फिजिक्स को अच्छा करना पड़ेगा। जो आप अभी क्लास नाइन्थ में पढ़ रहे हो फिजिक्स में, सेम चैप्टर फुल डिटेल्स के साथ आप पढ़ोगे क्लास 11th में, ठीक है। शुरुआत करते हैं चैप्टर का। देखो छोटा छोटा चीज़ें, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आराम से समझने वाली चीज़ें। देखो अगर मैं बात करूं आपसे थोड़ा सा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर बच्चे को पता है कि केमिस्ट्री में कितने स्टेट्स पढ़ते हैं हम लोग। 3 स्टेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। बिल्कुल अच्छी बात है। कोई भी आपसे पूछे बेटा कितने स्टेट्स होते हैं मैटर के, तो आप बोलोगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनफैक्ट मेरे आने वाली जब नेक्स्ट थर्सडे की क्लास होगी ना हमारी, उसमें मैं यही पढ़ाऊंगी आपको केमिस्ट्री में। अभी थोड़ा सुन के आश्चर्य लगेगा कि मैं आपको बोल रही हूँ बेटा हमारे ना फिजिक्स में भी कुछ स्टेट्स होती हैं। हमारे फिजिक्स में भी बेटा कुछ स्टेट्स होती हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है कि मैम ये क्या, आप फिजिक्स पढ़ाने वाली और स्टेट्स की बातें कर रही हैं। होती है। कैसे होती है सुनो, 2 स्टेट्स होती हैं बेटा फिजिक्स में भी। 2 स्टेट है, या तो कोई इंसान, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, या तो वो रेस्ट में होगा। देखो रेस्ट सुनते ही कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। रेस्ट का मतलब ठीक है भाई, रेस्ट कर रहा है, आराम है, रुका हुआ है। मोशन सुनते भी आपको डाउट नहीं आ रहा होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं अभी मोशन कर रही हूँ, बिल्कुल कर रही हूँ, क्या आप अभी मोशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इस रूम में ही मुझे 2 स्टेट्स देखने को मिल रहा है, एक इंसान मोशन में, एक इंसान रेस्ट में। ये तो बात हो गई कि आपने बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात कर ली, ठीक है, कि किसी को समझाना है कि भाई कोई इंसान चल रहा है तो मोशन में, कोई इंसान बैठा है रुका है तो रेस्ट में। लेकिन अगर आपसे कोई फिजिक्स में पूछे कि बेटा फिजिक्स में हम कब मानेंगे मोशन हो रहा है, फिजिक्स के रिस्पेक्ट में कब समझेंगे कि आप लोग रेस्ट में और मैं मोशन में हूँ, तो इसको सुनना। हमेशा एक कंपैरिजन होती है, हमेशा हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे। किससे करेंगे मैम, अपने अगल बगल की सराउंडिंग से। पढ़ चुके हैं सराउंडिंग, मैटर इन सराउंडिंग, ठीक है। अपने अगल बगल की सराउंडिंग से कंपेयर करेंगे। आप समझो, अगर मैं बात करूं
मेरी पोजीशन, क्या ये बोर्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? क्या ये चेयर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? क्या ये बेंचेस अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं? नहीं, मैं अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। अच्छा, और बात करते हैं, मान लो टाइम तो किसी के लिए नहीं रुका, टाइम तो हमेशा बढ़ता जा रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, टाइम तो बढ़ता जा रहा है। क्या टाइम के रिस्पेक्ट में इस बोर्ड की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। क्या टाइम के रिस्पेक्ट में इन बेंचेस की पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। लेकिन क्या टाइम के रिस्पेक्ट में मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? हाँ, अगर 1 सेकंड हो रहा तो भी मैं चल रही हूँ, मैं 2 सेकंड हुआ तो भी मैं चल रही हूँ। इसका मतलब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में किसी चीज की पोजीशन बदल रही होगी तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट किसमें है? मोशन में। बिल्कुल उल्टा, अगर टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन नहीं बदल रही है तो इसका मतलब आप रेस्ट में हो। बड़ा सिंपल सा फंडा है इसको समझने का, ठीक है। तो ये बातें हो गई मोशन का। क्या मैम कभी एग्जाम में आएगा व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन? कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा ये सारी चीजें। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को समझना है क्योंकि मुझे चैप्टर आगे पढ़ाना है, ठीक है। और बातें करते हैं, देखो इन दोनों को समझ के एक बार डेफिनेशन भी देखो। अच्छा, एक चीज और बता दूं, फिजिक्स में ना बेटा बड़ा ही वैसा जैसे अगर बायो सुनते हो तो बायो सुनकर ही लगता है बड़ा लिविंग सब्जेक्ट है, बड़ी ही मतलब उससे बहुत एनर्जेटिक वाइब्स आती हैं बायो से, ठीक है। फिजिक्स थोड़ा सा नीरस सब्जेक्ट है, मतलब अगर लिविंग चीजें भी है ना फिजिक्स में, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हम तो जीते जाते इंसान है, सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सारी अच्छी चीजें, लेकिन फिजिक्स के रिस्पेक्ट में मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ और ये बेंच भी एक ऑब्जेक्ट है। वो लिविंग और नॉन लिविंग में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है कि इंसान है तो बड़ी इज्जत दे दो उनको, या बेंचेस है तो उनको ऑब्जेक्ट बोल दो। अगर मैं फिजिक्स में ऑब्जेक्ट बोलूं या बॉडी बोलूं तो आप उसको समझ सकते हो कि मैं किसी के रिस्पेक्ट में ही चीजें बता, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं बोलूं कि इसके रिस्पेक्ट में मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। क्या लिखा है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम। कुछ एग्जांपल्स देखो जो आपके बुक्स में है, ठीक है। हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, घड़ी की सुई देखो बेटा, अगर घड़ी का फ्रेम देखोगे क्या वो चल रहा है? नहीं, लेकिन वो सुई कंटिन्यू मूव कर रही है, यानी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसके हैंड्स भी उसकी सुई जो है, जो उसके कांटे हैं ना, उसको हैंड्स बोलते हैं, वो भी अपने अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन भी हमेशा चेंज हो रही है, तो वो कैसा है? मोशन में है। ये देखो, किसी नदी से पानी फ्लो हो रहा है, अपने सराउंडिंग को देखो, ये रॉक्स देखो, ट्रीज देखो, क्या इनकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं, लेकिन पानी फ्लो कर रहा है, यानी पानी किस में है? वाटर फ्लोइंग इन ए रिवर इज इन मोशन। सबसे फेमस, हर बच्चे बच्चे को पता है, ठीक है। सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये भी कैसा है? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मोशन का एक एग्जांपल है। तो ऐसा छोटे मोटे चीजें आपको मोशन के बारे में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक काम कीजिए, पहले इतना लिखते हैं क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, अलग अलग चीजें, तो हेडिंग डालेंगे, चैप्टर का नाम है सिर्फ मोशन, जल्दी से डेफिनेशन लिखेंगे, ये 3 एग्जांपल लिख के आगे बढ़ेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलो जी, ठीक है, इतनी इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको, नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। छोटा सा टॉपिक दिख रहा है आपको, देखो चैप्टर में तुमने खुद ही फील किया होगा, इतना बड़ा बड़ा कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, सब समझने वाला पार्ट है, ठीक है। मोशन इज रिलेटिव, ये छोटा सा एक टॉपिक है, ठीक है। नाम से कुछ पता नहीं लग रहा है कि मैम पता नहीं क्या पढ़ना है, मोशन इज रिलेटिव कैसा टॉपिक है यार, ये ऐसा दिमाग में आता है। इसको समझना है तो एग्जाम्पल से समझना है, वरना आप इसको समझ नहीं पाओगे। जैसे आप इसको समझो कि आप मान लो किसी बस या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस मान लो, ठीक है, कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हो और आपके बगल वाली सीट पे कोई भी आपका नोन बैठा हो, फ्रेंड बैठा हो, मम्मी पापा बैठे हो, कोई भी बैठा हो जो आप उसको जानते हो, ठीक है, या ना भी जानते हो कोई बात नहीं। और ऐसा मान लो कि मैं बाहर खड़ी हूँ, मैं रोड पे खड़ी हूँ या मैं बाहर खड़ी हूँ। अब सोच के बताना कि मैं जब आपको बाहर से देखूंगी तो आपकी स्टेट मुझे कैसी दिखेगी? बिल्कुल मोशन में दिखेगी क्योंकि बस चल रही है, पहली बात तो ये बस चल रही है, ठीक है। तो मुझे लगेगा हाँ भाई देखो ये बच्चा जा रहा है, मतलब मेरे रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन कैसी है? मोशन में है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो, आप अपने बैठे बगल में बैठे हुए दोस्त को देख रहे हो, अब आपको आपका दोस्त कैसा दिखेगा? रेस्ट दिखेगा, ठीक है। आप चीजों को रिलेट कर रहे हो। अगर मैं बोलूं क्या मैं मोशन में हूं? बिल्कुल है। क्या आप 100% कह सकते हैं कि मैं मोशन में हूं? हाँ, बच्चे कह रहे हैं यस मैम, ठीक है, ऐसे भी समझो, मेरे हिसाब से आप रेस्ट में हैं, ठीक है। और कोई मुझसे पूछे मैम आप 100% कह सकते हो कि सारे बच्चे रेस्ट में, तो मैं बोलूंगी नहीं। मोशन एक सिर्फ रिलेटिव टर्म है, हर इंसान का नजरिया अलग है। अब देखो मैं कैसे रिलेट कराती हूँ।
अभी आप रेस्ट में हो, चलो मैं भी रुक गई, मैं भी रेस्ट में हूँ, ठीक है। हम किस पे खड़े हैं? अर्थ पे। हमारी दुनिया किस पे बनी हुई है? अर्थ पे। अर्थ क्या कर रहा है? अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम रेस्ट में हैं? हम कभी किसी चीज को 100% ये कह ही नहीं सकते कि उसकी पोजीशन रेस्ट में है या मोशन में है। ये टोटली डिपेंड करता है कि उसको देखने वाला इंसान कैसा है। ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जर्वर उसको कहाँ से देख रहा है। मेरे लिए आप किस में हो गए? मोशन में हो गए। आप अपने दोस्त के लिए कैसे हो गए? रेस्ट में हो गए। सिर्फ देखने का नजरिया है। तो मोशन कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि मैंने बोल दिया कि तुम मोशन में हो तो ये फिक्स हो गया, ये 100% सत्य हो गया कि आप मोशन में हैं, आपकी स्टेट बिल्कुल कंफर्म है। नहीं, मोशन एक रिलेटिव वर्ड है। ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि देखने वाला इंसान उसको किस पोजीशन से देख रहा है। हो सकता है किसी के लिए आप रेस्ट पे हो, किसी के लिए आप मोशन में हो। ये चेंज होता रहेगा किसके अकॉर्डिंग? कि देखने वाला इंसान उसको किस नजरिए से देख रहा है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कैसा है, कहाँ से देख रहा है किसी चीजों को। तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट नहीं है कि ये फिक्स है कि आप मोशन में या रेस्ट में है। यहाँ क्या लिखा? अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने बस का देख के बताया। मुझे लग रहा है कि आप सारे बस में मूव करो, चलो टाटा बाय बाय चले गए, और बगल वाले के लिए तो आप रुके हुए हो भाई। तो मोशन क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। हम 100% कभी भी ये कंफर्म होके नहीं कह सकते कि नहीं मैम मैं 100% श्योर हूँ ये मोशन में है, या 100% श्योर हूँ ये रेस्ट पे है। ठीक है, सिंपल सा। कैसे सवाल पूछेगा? ये सवाल पूछता है एमसीक्यू में कि ठीक है, मोशन इज रिलेटिव, इट्स डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्जर्वर पे। तो ये कभी कभी आपको एमसीक्यू में मिल सकता है कि मोशन, अच्छा कभी कभी, अगर अभी वैसे तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कभी कभी मिल जाता है मोशन इज अ रिलेटिव टर्म और एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट का मतलब जो फिक्स है कि हाँ मैं श्योर हूँ। रिलेटिव मतलब आप रिलेट कर सकते हो, मतलब डिपेंड कर रहा है कि कभी किसी के लिए रेस्ट है, कभी किसी के लिए मोशन में है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, फिर अब ये छोटा सा लाइन, इसके बाद रिटर्न पोर्शन करेंगे। आ जाओ जी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सच बताऊं तो चैप्टर अब हम शुरू की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अभी तो बेसिक्स पढ़ लिया, मोशन पढ़ लिया, मोशन रिलेटिव है, ठीक है मैम समझ में आ गया। ठीक है, अब सुनो, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बातें करते हैं। अब थोड़ा लगेगा कि हाँ हम फिजिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। देखो, कोई भी ऐसी चीज, और ये जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन इस वर्ड का यूज आप 12th तक सुनेंगे। मैं आज जो ये आपको पढ़ा दूंगी ना, ये क्लास सच में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली मोशन की जो क्लास होती है, बच्चे के बेसिक्स ना, पहली क्लास अगर छूटी होती है तो कभी स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो ये जो आज हमारी क्लास होने वाली है, ये बहुत मज़ेदार होने वाली है। इसके जितने भी टर्म्स आप सुनोगे, आप आने वाली अपनी हर क्लास में सुनोगे। शुरुआती 9 से होती है इसकी, 8 तक ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। देखो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप मेजर कर सको, वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे, क्या मैं अपना हाइट मेजर कर सकती हूँ? हाँ। क्या मैं अपना वेट मेजर कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। ठीक है, क्या मैं अपना स्किन का कंप्लेक्शन मेजर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। ठीक है, क्या आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार कर सकते हैं वो आप मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या आप अपने इमोशंस को मेजर कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम नाप सकते हैं, क्या टाइम हम मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि भाई अभी 4:27 हुआ है। कोई भी ऐसी चीज जो हम मेजर कर सके, क्या हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिन्हें हम नाप सकते हैं, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम फिजिक्स में बोलते हैं ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और समझो, अब फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी बेटा दो तरीके की होती है, एक हो गई आपकी स्केलर क्वांटिटी और एक हो गई वेक्टर क्वांटिटी। कभी नाम सुना है इनका? नहीं सुना। वेक्टर तो फिर भी मानती हूँ कभी मैं भी सुना हो किसी ने, लेकिन स्केलर नहीं सुना होगा आपने। देखो, सिर्फ समझ सकते हो आप एग्जाम्पल से, वरना थ्योरी अगर इसको पढ़ने पे आओ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा मास 70 kg है, ठीक है। अच्छा, मास और वेट दो अलग अलग टर्म्स होते हैं फिजिक्स में, हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। हम बोलते हैं ना मेरा वेट, कोई पता कितना वेट है भाई इसका? मैं 40 किलो का हूँ। वेट वर्ड ही गलत होता है, वेट का मतलब कुछ और होता है। एक्चुअली में जो हम बात कर रहे हैं उसे हम मास बोलते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में, आप ये पूरा एक छोटा सा टॉपिक है मास एंड वेट एक साथ। लेकिन अभी आपके समझने के लिए मैं इसको वेट ही बोलती हूँ, क्योंकि कॉमनली लोग वेट ही यूज करते हैं, बट वेट बिल्कुल अलग चीज होती है। ठीक है,
तो मैं बोलूं कि मेरा वेट 70 kg है, मान लीजिए। अभी मैं ऐसे खड़ी हूं तो भी 70 हूँ, ठीक है। अगर मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी तो क्या मेरा वेट चेंज हुआ? अभी मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी तो क्या चेंज हुआ? नहीं। मतलब मेरा जो वेट है, मैं अगर नॉर्थ की तरफ फेस करूं, ईस्ट की तरफ फेस करूं, साउथ की तरफ फेस करूं, यानी अगर मैं अपना सर नीचे कर दूं, पैर ऊपर कर दूं, तब भी मैं कितना वेट रहेगा मेरा? 70 kg। यानी क्या मेरे वेट को डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। यानी मैंने बोला 70 kg, अगर कोई मैं बोलती हूँ भाई मेरा वेट 70 kg, क्या ये इंफॉर्मेशन काफी है आपको समझने के लिए? काफी है ना? हाँ। कोई बोलता है भाई मेरा वेट 70 kg है, ठीक है, बात खत्म। इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता कि कभी पूछते हो कि मैम 70 kg किस डायरेक्शन में, ऐसे तो नहीं पूछते, ठीक है। मतलब वैसी फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, वेट मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 2 3 4, कोई भी गिनती वाली वैल्यू, 5 मैग्नीट्यूड है, 10 मैग्नीट्यूड है, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू को फिजिक्स में बोलते हैं मैग्नीट्यूड है। यानी स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, आपको उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सा, ठीक है। अब वेक्टर पे आ जाओ, ठीक है। वेक्टर को कैसे समझेंगे? वेक्टर को ऐसे समझेंगे कि मान लो मेरे पास ही एक पेन है, ठीक है। आपने मेरे को एक काम दिया कि मैम आपको इस पेन का कैप रिमूव करना है, ठीक है। पेन के मैंने इधर से पेन को पकड़ा, इधर से इस कैप को पकड़ा, बड़ा इजी सा काम है मैडम, आराम से मैं रिमूव कर सकती हूँ, ठीक है। रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगी? रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगी? फोर्स लगाऊंगी, ठीक है। फोर्स पढ़ा है 9th में, थोड़ा सा कोई चैप्टर है फोर्स एंड फ्रिक्शन करके, मुझे जहां तक याद है एक चैप्टर है, 12 या 11 नंबर का वो चैप्टर है, लेकिन मतलब चैप्टर नंबर है उसका, कोई तो चैप्टर है फोर्स एंड फ्रिक्शन। मुझे इस पेन के कैप को रिमूव करना है तो मैं बिल्कुल फोर्स लगाऊंगी, ठीक है। फोर्स की एसआई यूनिट बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है अभी उस पर भी डिस्कस, इसके बाद का टॉपिक एसआई यूनिट ही है, ठीक है। मैंने मान लीजिए इस पे फोर्स लगाया, कितने मैग्नीट्यूड का? मान लेते हैं 10 न्यूटन का। मैग्नीट्यूड मतलब कोई वैल्यू, तो मैंने इस पे कितना मैग्नीट्यूड लगाया? 10 न्यूटन का, ठीक है। मैं फोर्स लगा रही हूँ, मैं पेन का कैप खोल ही नहीं पा रही हूँ। तुम कहोगे मैम आप झूठ बोलती हैं, फोर्स ही नहीं लगा रही, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ मैं सच में फोर्स लगा रही हूँ, लेकिन मैं पेन का कैप खोल ही नहीं पा रही, मैं कुछ भी कोशिश कर रही नहीं खोल पा रही। एक ये केस समझ लिया। दूसरा केस समझो, मैं अब भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, लेकिन अब देखो मैंने कितने इजीली तरीके से पेन का कैप खोल लिया। क्या फर्क हुआ? थोड़ा सा डिटेल में समझो, क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि पहले वाले केस में मैग्नीट्यूड तो था मेरे पास, लेकिन मैं डायरेक्शन गलत लगा रही थी। मुझे खोलना था इसको, मैं बार बार पुश कर रही थी इसको अंदर, मुझे तो उसको खींचना था ना खोलने के लिए, मैं डायरेक्शन ही गलत लगा रही थी। मैं लगा बहुत जोर लगा रही हूँ, तुम्हें दिख भी रहा होगा, लेकिन मैं खोल नहीं पा रही क्योंकि डायरेक्शन गलत है मेरी। मुझे खोलने के लिए इसको खींचना पड़ेगा। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, मतलब भाई 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तभी खोल पाओगे, 0 लगाओगे तो कैसे खोल पाओगे? तुम फोर्स ही ना लगाओ कैसे खोलोगे? यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। तुमने देखा होगा लास्ट रूम में जाना, दरवाजे पे लोग लिख के रखते हैं पुश और पुल, क्यों लगाते हैं भाई? क्या जरूरत है, ना लगाओ। नहीं लगाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा दरवाजे को खींचना है कि पुश करना है, धक्का मारना है। यानी फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई? एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। उसको मैंने बोलता ना, लोग कहते हैं कि फोर्स लगाया, कहाँ लगाया? मैं बोलूंगा ना फोर्स लगाया, कहाँ लगाया? यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, बट उसको डायरेक्शन भी चाहिए। यानी अगर मैं स्केलर को सीधे साधे शब्दों में लिखूं तो मैग्नीट्यूड चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। जैसे टाइम हो गया, मैं बोलती हूँ 4:33 हुए, कोई डायरेक्शन की जरूरत है क्या? बात खत्म, एक्सप्लेन हो गई चीजें, ठीक है। सिंपल सा। मैं बोलती हूँ कोई भी मास ले, चीनी 1 kg चीनी है, क्या जरूरत है डायरेक्शन का? बात खत्म, इन मैग्नीट्यूड है 1 kg।
लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको भाई मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अलोंग विथ उसको डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फिजिक्स में कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। वेक्टर में देखो टाइम और मास समझ में आता है, टेम्परेचर क्या डायरेक्शन की जरूरत है, कुछ नहीं, मैं बोलती हूँ कि हाँ 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बात खत्म हो गई वहीं पे। वेक्टर की चीजें आपको चैप्टर में पढ़नी है, अभी आप फोर्स के बारे में भी पढ़ोगे, दूसरा चैप्टर ही है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब आगे आएगा चैप्टर में। वो सारी कैसी है, वो सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो हम टाइम टू टाइम आने वाले हर चैप्टर में बोलूंगी कि बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है तो समझ जाओगे, बेटा ये वेक्टर क्वांटिटी है समझ जाओगे, सिंपल सा, मेरे को बस यही पढ़ा। ये कभी एग्जाम में नहीं आएगा कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी या व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सब आता नहीं है। लेकिन हाँ स्केलर और वेक्टर पूछा जाता है कि ये अगर मान लो क्वेश्चन दिया हो एग्जाम में कि टाइम इज अ स्केलर, वेक्टर, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब तक आपको स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो फोर्थ हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, आने वाले चैप्टर में सब पढ़ाऊंगी, ये सब इसी चैप्टर में। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारे ही हमारे एक्सेट्रा, ये सारे ही हमारे एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जल्दी से ये दोनों, ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड लिखिए, उसके बाद में आपको टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ चलेंगे, ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा, देखे फिजिकल क्वांटिटी देख ली, आ जाओ नेक्स्ट मोशन के कुछ टाइप्स के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। टॉपिक नेम इज टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सारी चीजें कभी कभी आपको लिखने के लिए भी आ सकती हैं, ठीक है। दो तरीके के मोशन के टाइप्स हैं बेटा, एक है यूनिफॉर्म मोशन और एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। पहले यूनिफॉर्म से शुरुआत करते हैं। देखो नाम सुन के ये लगता है यूनिफॉर्म, हम नहीं कहते कि मैम बहुत यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, यूनिफॉर्म सुन के लगता है क्या, सब एक समान, एक जैसा, बराबर, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है इसका मतलब मोशन में भी, ठीक है। लेकिन अब समझो इसको थोड़े इसके एग्जांपल्स के साथ, जैसे मान लो कि इसको किसी एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो कि 1 सेकंड हुआ, ठीक है, 1 सेकंड में कोई इंसान आप मान लो कि 10 मीटर चला, बहुत ज्यादा है सुनने में लग रहा है पता नहीं कैसे हुआ होगा, बट उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे मान लो कि कोई इंसान 1 सेकंड में 10 मीटर चला, 2 सेकंड में 20 मीटर चला, 3 सेकंड में 30 मीटर चला, 4 सेकंड में 40 मीटर चला, और 5 सेकंड में वो 50 मीटर तक उसने अपनी डिस्टेंस कवर कर ली। तुम कहोगे कि मैम एक चीज मुझे इसमें तो समझ में आ रही है कि कोई इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, देखो टाइम तो अपने रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, देखो टाइम को कोई रोक सकता है क्या, टाइम को आप 1 सेकंड से 5 सेकंड पे डायरेक्ट गैप करके ले जा सकते हो क्या, नहीं, टाइम तो हमेशा यूनिफॉर्मली चलेगा, एक के बाद दो ही आएगा, दो के बाद तीन ही आएगा, तीन के बाद चार ही आएगा, यानी एक इक्वल टाइम इंटरवल में ये इंसान कैसा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो तुम बोलोगे कि मैम इसने पहले 1 सेकंड में 10 मीटर चला, दूसरे 1 सेकंड में भी ये 10 मीटर चला, तीसरे 3 सेकंड में इसने 30 फिर 10 मीटर चला, इसमें भी 10 मीटर चला, इसमें भी 10 मीटर चला, यानी हर बार ये इंसान जैसे जैसे टाइम इक्वल इंटरवल बनते जा रहा है, ये हर बार इक्वल डिस्टेंस कवर करते जा रहा है, 10-10 मीटर की डिस्टेंस कवर करते जा रहा है। इस टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, मतलब द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा बेटा, सोच के बताओ, कोई इंसान कैसे कर सकता है ये, जब आपकी स्पीड, अभी स्पीड नाम का एक टॉपिक इसमें आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, अभी नहीं आएगा, लेकिन स्पीड वेलोसिटी सब पढ़ना है हमें, जब आप, बट स्पीड अभी आपको पता होगा, जब आपकी स्पीड एक जैसी रहेगी तभी तो आप सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। मान लीजिए कि आपको बहुत खुला हाईवे मिल गया, कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ आपकी ही गाड़ी है उस हाईवे पे, ठीक है, और आपकी स्पीड हम मान लेते हैं कि आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं मान लीजिए 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है।
और सेम स्पीड से चलाए जा रहे हैं, तो हर बार आप इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब आपकी स्पीड एक जैसी है, ये स्पीड यूनिफॉर्म है, तो डिस्टेंस भी कैसा कवर करेंगे? यूनिफॉर्म ही करेंगे, इक्वल डिस्टेंस ही कवर करेंगे। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म के बारे में जो हम लोग हमेशा करते हैं, आपको अभी शाम के टाइम ट्रैफिक लग जाए इधर अपने कालका जी में, ठीक है, आपको यहाँ से गोल चक्कर तक जाने में कभी आप स्पीड बढ़ाओगे फिर घटाओगे, बढ़ाओगे फिर घटाओगे, क्या इक्वल कभी कवर कर सकते हो? कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी मान लो 10 मीटर चला, फिर आपको थोड़ा सा खाली मिल गया था, तो दूसरे आपको थोड़ा सा और खाली मिल गया, आप 30 मीटर तक चले गए। आपको आगे जाने के बाद बहुत ट्रैफिक मिल गया, आप बस 2 मीटर ही बढ़ पाए, आप बस 2 मीटर ही बढ़ पाए, समझ रहे हैं? यानी इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम तो हमेशा इक्वल चलेगा, लेकिन जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो अनइक्वल है। इस टाइप ऑफ मोशंस को बोलेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और हम 99% तक जो चीजें करते हैं वो सारा नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म होने के लिए आपको स्पीड सेम रखने की। मुझे भी देखो, अभी मैं धीरे चल रही हूँ, मेरा मन में तेज चलूं, हर बार सेम स्पीड से नहीं चल सकते ना हम भी। तो यूनिफॉर्म मोशन तभी होता है जब स्पीड सेम होती है, जब इक्वल डिस्टेंसेस कवर होता है इक्वल टाइम इंटरवल में। नॉन यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल तो हमेशा इक्वल होगा, बट डिस्टेंस अनइक्वल होना होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी थ्योरेटिकल बातें। अब इसको एग्जांपल से देखो, कुछ 2-3 चीजें। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल, मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। भाई घड़ी की सुई तो हमेशा यूनिफॉर्मली ही चलेगी ना, उसको पता है अब 1 सेकंड, अब 2 सेकंड, अब 3 सेकंड, अब 4 सेकंड, उसको तो वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस ही कवर करेगी। दूसरा है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये कभी पता है इसके बारे में? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस कुछ पता है? थोड़ा बहुत नहीं पता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुन लो। केमिस्ट्री में तो पढ़ना ही है, चैप्टर का नाम ही है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 8 में सब आपने नहीं पढ़ा होगा, आई नो, इसलिए थोड़ा 9th में एकाएक शुरू हो जाता है। बट सुनिए, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री की पहली क्लास में, ऑल मैटर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो मान लीजिए ये एक एटम है, मान लीजिए एटम है, ठीक है। अब इतने छोटा सा होता है, लेकिन मैंने बड़ा करके दिखाया, ठीक है। अब इस एटम के अंदर एक छोटा सा और सेंटर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इस एटम के अंदर छोटा सा एक और सेंटर है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल तो पढ़ा है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वैसे ही इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, लेकिन ये बायोलॉजी नहीं है, ये हम फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेट करेंगे, ठीक है। अब कभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सुना है? सुना तो जरूर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्या होते हैं, कोई एक बच्चा क्लास का थोड़ा बहुत इससे रिलेट करवाओ, क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? जितना जानते हो उतना ही बताओ। बताओ सिमर, क्या होता है बेटा? बहुत बढ़िया, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन होता क्या है? ये तो चार्ज हो गया, कुछ पता है ये क्या होता है? नहीं पता, सुनो। ये जो एटम है ना, अभी हम आपको एक थ्योरी पढ़ाएंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तीसरे चैप्टर में पढ़ोगे, सब आगे पढ़ोगे, मतलब 9 से निकलते निकलते ना तुम प्रो बन चुके होगे इन चीजों में, ये सब चीजें तुम्हें आ चुकी होगी, ठीक है। एटम सुन के लगता ना कि एटम, पहले के जो फिलोसफर थे, जो साइंटिस्ट लोग थे, बोलते थे कि दुनिया का सबसे छोटा चीज एटम है, मतलब आप एटम को फर्दर डिवाइड ही नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं इस पेन को तोड़ने पे आ जाऊं, तो किसी एक पॉइंट पे तो जरूर आऊंगी ना कि मैं एटम को, मैं इसको डिवाइड नहीं कर पाऊंगी, तोड़ते तोड़ते कितना टाइम लग जाए, लेकिन कोई एक पार्ट जरूर ऐसा होगा जिसको मैं फर्दर तोड़ ही ना पाऊं। जैसे चावल का एक छोटा सा दाना उठा लो, एक टाइम जरूर आएगा कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने बोला एटम वही एक इनडिविजिबल पार्ट है, मतलब अब आप उसको तोड़ ही नहीं सकते। लेकिन बाद में और डिस्कवरी हुई, बाद में और रिसर्चेस हुआ, तो पता चला कि भाई ये तो लोचा हो गया, एटम्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी एटम से भी छोटा 3 और पार्ट होता है जो एटम के अंदर ही होता है, जिसे हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी एटम सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा उसके अंदर 3 और पार्टिकल्स हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे छोटे पार्टिकल्स है, एटम सबसे छोटा नहीं है। एटम के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। कोई पूछे एटम ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, तो आप बोलोगे दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये एटम के अंदर होते हैं। तो मैंने बताया ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर है बेटा
न्यूक्लियस के अंदर है आपका प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन। जैसा कि बच्ची ने बताया प्रोटॉन, अब चार्ज पता है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन मैंने कितने सब एटॉमिक पार्टिकल बताए आपको? 3। 3 में से 2 तो कहाँ है? बोलो, 2 कहाँ है? 2 न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। अभी समझ लो, ये सब बहुत जरूरी है बेटा, ये सब काम आएगा। 3 सब एटॉमिक में से 2 कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। अब एक कौन बचा? इलेक्ट्रॉन। एक कौन बचा भाई? एक बचा इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब इस एटम के अगल बगल ना, मान लो इसकी बाउंड्री है, अभी इसको पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री में, लेकिन अभी मान लो ये इसकी बाउंड्री, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट या शेल्स, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मान लो इसकी बाउंड्री है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, बड़ा नॉटी टाइप का इलेक्ट्रॉन है। ये कहता है मुझे न्यूक्लियस में नहीं रहना, तो ये कहाँ रहेगा? ये इन जो आपको ऑर्बिट्स दिख रहे हैं ना, जो ये बाउंड्री दिख रही है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसके अगल बगल घूमता रहता है, अगल बगल घूमता रहता है, अगल बगल घूमता रहता है। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो इन ऑर्बिट में हैं, ये इनके अगल बगल ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूमते हैं? नहीं, वो तो कैद है न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन ये बड़ा ही नोटी है, ये बाहर घूमता रहता है, ऐसे ऑर्बिट के अंदर घूमता रहता है। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का रेवोल्यूशन है, जो मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, वो भी यूनिफॉर्म है। यानी कैसा घूमेगा? ये सेम स्पीड से घूमेगा। अब समझ में आया? कोई पूछे, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस टाइप का कर लोगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का तो बताया नहीं है। मोशन इन ए क्राउडेड पाथ, मोशन ऑफ ए ट्रेन, बस, कोई भी सेम स्पीड से थोड़ा देर चल सकती है, उसके बाद तो स्पीड चेंज होगी, घटेगी, बढ़ेगी, ट्रैफिक आएगा, रोकोगे। जैसे मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन एक्सट्रीमली बिजी रोड, मोशन ऑफ द बर्ड, एक चिड़िया का मन अभी यहाँ बैठेगी, एक चिड़िया का मन वहाँ के फिर वहाँ बैठ गई, या उड़ती ही चली गई, फिर जाके कहीं दूर बैठ गई, ठीक है। ट्रेन अराइविंग और लिविंग फ्रॉम द स्टेशन, कोई फिक्स स्पीड के साथ नहीं कि हमेशा फिक्स स्पीड से चली जा रही है, कभी स्पीड घटेगी, कभी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारे कैसे एग्जांपल है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल है। आई होप इतना क्लियर है। देखो बस इतना याद रखना, यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कब होगा? जब स्पीड सेम होगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब डिस्टेंस बराबर नहीं कवर कर पा रहे, अनइक्वल डिस्टेंसेस। कब होगा? जब स्पीड डिफर करेगी, स्पीड चेंज होती जाएगी। लिखिए, जल्दी से लिखिए, इसको नोट डाउन कीजिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ठीक है। मोशन के टाइप्स भी देख लिया, आ जाओ। अब छोटा सा टॉपिक एक और है, ठीक है। वही मैंने आपको जो बताया था कि अब थोड़ा सा हम ऐसा यूनिट से रिलेटेड बात करेंगे। देखो छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हो आप लोग कि कोई भी चीज़ लिखो उसके साथ उसकी यूनिट जरूर लिखनी होती है, ठीक है। जैसे आपसे लोग कहते हैं ना कि मैं आपसे पूछूं कि कोई लेंथ है, तो उसके आगे लिखते हैं ना 1 मीटर, 2 मीटर। आप घर से, आपको मान लो मम्मी ने बोला कि जाओ 1 किलो चीनी लेकर आओ, तो आप लिखोगे ना 1 kg चीनी, 1 kg शुगर, लिखते हो ना। 2 किलो आलू ले आओ, लिखोगे 2 kg। ये जो लिख रहे हैं ये क्या है? इससे बोलते हैं यूनिट्स। हर चीज़ों के बाद में ज़रूर लगानी होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस 9 से तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अगर उसकी यूनिट नहीं लिखते तो उसके हाफ मार्क्स काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, धीरे धीरे सबकी याद हो जाएगी। जैसे अभी फोर्स की याद हो गई, न्यूटन। मान लो कहीं तुम्हें लिखना है ऐसा, मान लो क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया न्यूमेरिकल और फोर्स लिख के छोड़ दिया सिर्फ 10, अगर तुम्हें 1 नंबर मिलना चाहिए तो सिर्फ आधे नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसके आगे यूनिट नहीं लिखी। तो आपको इसके आगे लिखना पड़ेगा ऐसे कैपिटल N, जो इसकी यूनिट है, ठीक है जी। अब देखो, अब क्या है, पहले दुनिया की, पहले हर कंट्री अलग अलग सिस्टम को फॉलो करते थे, ठीक है। हर कंट्री का अपना अलग सिस्टम था, मतलब कुछ देश के लोग अलग तरीका यूज करते थे मेजरमेंट के लिए, कुछ कंट्री अलग तरीका यूज करते थे। तो मेजरली आपके 2 तरीके के सिस्टम बने हुए हैं, ठीक है, जिन्हें एक को बोलते हैं MKS सिस्टम। फर्स्ट है आपका MKS सिस्टम और सेकंड है आपका CGS सिस्टम, ठीक है। नाम से नीचे लिखा है, आपको समझ में आएगा। देखो MKS सिस्टम का क्या मतलब है, जब आप लेंथ को किस में नापोगे बेटा? मीटर में। मास को किस में करेंगे? किलोग्राम में। टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। तो हम बोलेंगे ये कौन सा सिस्टम है?
MKS सिस्टम है। और इसी MKS सिस्टम को ही बोलते हैं, जो सबसे बड़ा सिस्टम है, जिसे हम बोलते हैं SI सिस्टम या SI यूनिट। लिखा है ना, SI यूनिट का फुल फॉर्म देखो, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, मतलब इंटरनेशनल है, दुनिया के हर कंट्री को यही सिस्टम फॉलो करना है। अब हर कंट्री का ये लिए नहीं कि कोई कंट्री मान लो ब्राजील बोलती नहीं हम तो अपना अलग चलाएंगे, भाई हमारा अलग है, नहीं भाई आपको यही फॉलो करना है। अब सबके लिए एक हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, ये MKS सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है जी। अब इसका इसके दो फुल फॉर्म है। एग्जाम में कभी आता है कि SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है, तो आप सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी लिख सकते हैं या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। CGS इसकी छोटी यूनिट है, इसकी छोटी यूनिट है। जैसे क्या, अगर मैं लेंथ को किस में मेजर करूं, सेंटीमीटर में, मास को किस में मेजर करूं, ग्राम में, और टाइम तो बेटा कभी चेंज नहीं होगा, दिमाग में फिक्स कर लो कि टाइम तो सेकंड में ही मेजर करेंगे, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर या सेंटीमीटर, मीटर। मास की SI यूनिट क्या है, कि ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्वर्जन करना होगा चैप्टर में। अगर आपका कोई क्वेश्चन मान लो कि मीटर में ना होकर सेंटीमीटर में है, तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई मास आपका कोई किलोग्राम में है, मतलब क्वेश्चन में अगर ग्राम में मास दिया है, तो आपको उसमें किसको चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम में। टाइम अगर आर में है, मिनट में है, तो किसमें चेंज करना पड़ेगा, सेकंड्स में। यानी यही सिस्टम फॉलो करना है। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके गिवन है कि अपना आंसर ग्राम में निकालो या सेंटीमीटर में निकालो, तो अलग से निकालना पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर हमेशा किसके फॉर्मेट में होना चाहिए, SI सिस्टम के, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये यूज होता है। तो हम MKS सिस्टम फॉलो करते हैं, CGS सिस्टम हम फॉलो नहीं करते। ये क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा, वैसे तो 9th में बहुत मुश्किल है, कभी नहीं मैंने देखा है, बड़ी क्लासेस में थोड़ी छोटी छोटी अभी तो बहुत कुछ पढ़ोगे तो वहां मिलेगा। ये फॉलो नहीं करते, वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसके बाद का बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, तो जल्दी से नोट डाउन करो, छोटी सी चीज है, इसके बाद बिल्कुल फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। चलो ठीक है, यूनिट पढ़ लिया, नेक्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से थोड़ा बहुत इसी पार्ट से न्यूमेरिकल शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आने वाले सारे टॉपिक से थोड़े थोड़े आपको न्यूमेरिकल मिलने लगेंगे, ठीक है। बेसिक्स चैप्टर की समझ लिया सारे, देखो मोशन अच्छे से समझ में आया, रिलेटिव टर्म को समझ लिया आपने, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को समझ लिया, फिजिकल क्वांटिटी समझ लिया, लास्ट में यूनिट वगैरह भी आपने देख ली, ठीक है। तुम देख रहे होगे कि मैम ने बीच में एक डिवीजन करके रखा है और दो छोटे छोटे से टॉपिक लिखे हैं, और ऊपर लिखा भी है टॉपिक में, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस में तो मुझे लगता है क्लास का हर बच्चा समझता है, ठीक है। एक नया टर्म आ गया, लेकिन आज जिस तरीके से आप समझोगे वो थोड़ा आपको अलग टाइप का लगेगा, ठीक है। कैसे समझते हैं, सबसे बेस्ट तरीका एग्जाम्पल के अलावा आप समझ ही नहीं सकते किसी चीज को। देखो पहले मैं डिस्टेंस की बातें करती हूँ, आ जाओ भाई, पहले मैं डिस्टेंस की बातें करती हूँ। मान लीजिए, ठीक है, कि एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है, ठीक है, जो ये ए पॉइंट पे है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, और उसको जाना है यहाँ, और ये एक पॉइंट बी है, ठीक है। ये ए और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चा लोग, वो हम मान लेते हैं कि ये 4 मीटर है, मान लिया ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस 4 मीटर है। अब इस इंसान को सुकून नहीं है, इसको अब जाना है, इसको अब जाना है मान लो सी पॉइंट पे, ए से चला, पहले बी पे आया, फिर अब वो इंसान सी पे आ गया, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया आपका, क्या ये सी, सी एक पॉइंट हो गया। इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं हम कि ये 4 मान लिया, अब इसको भी आप चलो आप 3 मान लो, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये सीन है। अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि इस पर्सन ने, इस ऑब्जेक्ट ने, इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो क्लास का हर बच्चा बोलेगा कि मैम 4 + 3 7 मीटर। यानी मैं अगर आपसे डिस्टेंस पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैम इस बच्चा लोग इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, तो क्लास का हर बच्चा बोलेगा कोई टेंशन नहीं मैम, ए से बी चला और फिर ये बी से सी चला, तो ए से बी इसने कितना कवर किया, 4 मीटर का, और बी से सी इसने कवर किया 3 मीटर का, तो मेरा आंसर आ गया 7 मीटर का इसने डिस्टेंस कवर किया। समझ में आया आपको। अगर एक और एग्जांपल से देखिए, मान
मान लीजिए कि यही इंसान है, इसको सुकून नहीं है कि इसको कहीं जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा है, ठीक है। अब फिर भी इसको मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब भी ये 4 मीटर है मान लीजिए, ठीक है। इसको ए से बी जाना है। एक तरीका तो ये सीधा सीधा चले जाए। अब इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, इसको थोड़ा 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 मस्ती कर रहा है ये। एक ये इस तरीके से चला गया, जाना इसको ए से बी था। पता नहीं क्या इसके दिमाग तुम लोग की तरह है, ट्यूशन खत्म हो जाती 5:30 बजे, मेरे को पता चला कुछ बच्चे जो रात के 8 बजे घर पहुंच रहे हैं। तो वो पूरा पूरा कालका जी का चक्कर लगा के सब घूम घाम के फिर आराम से, ये वैसा ही उसी टाइप का बच्चा है, ठीक है, जिसको जाना है ए से बी है लेकिन वैसे ना जाकर ये घूम के जा रहा है। यहाँ मान लेते हैं कि इसने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी, हम मान लेते हैं 8 मीटर, ठीक है। अब तो बिल्कुल ही बदतमीजी पे आ गया है। अब मान लो ऐसे चलता गया घूमते गया घूमते गया घूमते गया घूमते गया और जाके अब पहुंच गया ये सीधे ए से बी, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं हम इसने कवर किया होगा, यहाँ मान लेते हैं ज्यादा दिख रहा है थोड़ा सा, यहाँ मान लेते हैं कि मान लो ये 15 मीटर तक का इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा कौन से वाले पार्ट में इसने डिस्टेंस कवर करी है, तो आप बोलो इसको मान लो ए केस, इसको मान लो 2 वाला केस, इसको मान लो 3 वाला केस, तो सबसे ज्यादा किसमें कवर की, 3 वाले केस में। अब डिस्टेंस को समझना, डिस्टेंस का मतलब होता है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि सच में कोई इंसान कितना चला है उसे हम डिस्टेंस बोल देते हैं। तो करना क्या है, जितना वो चला है उसको प्लस कर लो। अगर मैं आपसे पूरे इंसान का, इसको जो ये पागल टाइप का है जिसको ए से बी जाना है और कभी वो ए से बी सीधा जा रहा है, कभी घूम घूम के जा रहा है, फिर पूरा ही घूम घूम के जा रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो सबको प्लस कर दोगे, 4 + 8 + 15, तो आपका आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस का मतलब होता है दी एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो कितना ही लंबा कितना ही बेकार क्यों ना हो, लेकिन उसने एक्चुअली कितना कवर किया उसे डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है। अब समझते हैं हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। अब इधर आ जाओ। अब मान लो कि ये फिर से एक पोजीशन है, ये फिर से बी पोजीशन है और इसको फिर से सी पोजीशन पे, ठीक है। और ये हो गई आपकी फिर से सी पोजीशन, ठीक है। ये अब भी 4 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये हो गई आपकी सी पोजीशन। इतना ठीक है, डिस्प्लेसमेंट समझा रही हूँ, ठीक है। अब समझना, दो छोटे छोटे टर्म्स सुनना, एक होता है इनिशियल पोजीशन, एक होता है फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन समझना, जब कोई इंसान जहां से अपनी जर्नी शुरू करता है, जहां से वो चलना शुरू करता है, उसे हम फिजिक्स में बोलते हैं ये उस इंसान की इनिशियल पोजीशन है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी, तो हर बच्चा जानता है ए पॉइंट उसकी इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अभी आपको समझने के लिए मान लीजिए मैं इसको लिखती हूँ ऐसे, स्मॉल आई और पी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन क्या है बेटा, बहुत बढ़िया, या ए से शुरू हुआ और ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, आई एफ फाइनल पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कैसे निकाला, ठीक है, ठीक है, तरीका तो वही है क्योंकि ऑप्शन कुछ है नहीं, ठीक है, वो तो न्यूमेरिकली सॉल्व हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को समझना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या कहना चाहते हो मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चा लोग, इस इंसान का मेन एम क्या था, ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक आना। इसको सूझी बेवकूफ़ी, ये पहले ए से बी गया फिर वो सी पे गया, लेकिन इसको जाना ए से सी था। इसके पास अगर मैं बोलूं ए और सी के बीच सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये, ए से डायरेक्ट सी। अब इसको निकाल देंगे आंसर आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यानी ये जो आंसर आएगा 5 मीटर जो भी आपका आ रहा होगा, ये होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन की सबसे छोटी डिस्टेंस। और समझते हैं, अभी और समझेंगे, इससे पूरा न्यूमेरिकल है, अभी और समझेंगे। अभी इतना समझ में आया मोटा मोटा आपको, ठीक है। थोड़ा सा हटा रही हूँ क्योंकि मुझे इस पे आपको कुछ लिखवाना है अभी, ठीक है। थोड़ा सा हटा रही हूँ बच्चा लोग, ठीक है।
अब थोड़ा सा और समझो, ठीक है। मान लो ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। फिर से कुछ नाम ले लेते हैं इसका, आ जाइए कुछ नाम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए पॉइंट पे उसका घर है, ये किसी इंसान का घर हो गया, और बी पॉइंट पे हम मान लेते हैं ये उसका स्कूल हो गया, ठीक है। डिस्टेंस मान लेते हैं, मुझे इसको 5 मीटर का मान लेते हैं, ठीक है। एक इंसान ए से बी गया, घर से स्कूल गया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर का। स्कूल की छुट्टी हो गई, फिर वापस घर आ गया, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मीटर का। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कितने लोग जीरो वाले और कितने लोग कुछ वैल्यू बता सकते हैं, कुछ मैग्नीट्यूड बता सकते हैं इसके? एक बच्ची ने बोला जीरो, बाकी कितने लोग कुछ बोल सकते हैं कि जीरो के अलावा कुछ और सोच सकते हैं इसके अलावा भी? दो बच्चे बोल रहे जीरो। और जो नॉन जीरो वाले केसेस हैं वो क्लास में कितने हैं जिन्हें लग रहा है नहीं मैम कुछ तो होना चाहिए? आपको लग रहा है कुछ तो होना चाहिए? विदिशा, कोई अपना ओपिनियन दो इसमें। मतलब सरकार कैसे बनाओगी भाई, वोट तो दो। ठीक है, सुनो, अगर आपसे मैं पूछूं कि ये इसकी हो गई इनिशियल पोजीशन, ये इसकी हो गई फाइनल पोजीशन, कब तक की? जब ये अपने घर से स्कूल गया। अब इस केस में सुनना, अगर अभी मान लो सिर्फ घर से स्कूल गया, इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ है बच्चा? 5 मीटर। ये अपने घर से चला स्कूल पहुंचा, इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ? आप लिख दोगे सिंपली 5 मीटर। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? 5 मीटर ही हुआ, क्योंकि भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच यही सबसे छोटी डिस्टेंस है, ठीक है। 5 मीटर ही हुआ डिस्प्लेसमेंट। चीजों को समझना। कोई और दिख रहा है क्या आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? नहीं, सीधा सीधा चला, बहुत सीधा साधा सा बच्चा है, सीधे घर से सीधे स्कूल पहुंचा। तो इस केस में जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, कैसा ट्रेवल कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं बेटा। दिमाग में बैठा लो, समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं समझ में आ गया तो रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होंगे। अब दूसरा केस जो मैंने आपसे बताया, स्कूल में पढ़ाई हो गया, वो घर वापस आ गया। एक बार आप ऐसे मान सकते हैं इसको, एक बार आप ऐसे मान सकते हैं कि एक बार ये ऐसे गया, और एक बार आप इसको मान सकते हैं कि अब ये इस तरफ से आ गया, ठीक है। तो इस केस में भी इसने 5 मीटर ही कवर किया। तो इस केस में आपका डिस्टेंस तो हो गया 10 मीटर, लेकिन आपका इनिशियल पोजीशन घर था और फाइनल पोजीशन क्या हो गया? घर ही हो गया। यानी इस केस में आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपस में कोइंसाइड कर गए। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? मैं यहाँ फिर से लिखती हूँ, जो सेकंड वाला केस है, ये केस 1 मान लेते हैं, ये केस 1 मान लेते हैं। मैं फिर से लिखती हूँ सेकंड वाला केस, देखना दूसरा वाला लिख रही हूँ। इस केस में डिस्टेंस तो हो जाएगा 10 मीटर, 5 + 5, मेरा डिस्टेंस हो गया 10 मीटर का। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विद ईच अदर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे, जल्दी बोलो? जब मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट पाथ होगा, सीधी लाइन में कोई इंसान ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगी? जहां से चलना शुरू करेगा और वहीं पे आगे मोशन खत्म करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हर बार कभी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा 0 होगी। कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है। मान लो ये यहाँ ए पॉइंट से चलना शुरू कर रहा है, ठीक है, और पूरा घूमा फिर एक पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये ले लो, इसका 200 ले लो, तो 2πr लगा दोगे, निकल जाएगा। मतलब चैप्टर में आपको मिलेगा, मैं सारा न्यूमेरिकल आपको कराऊंगी, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम सारी चीजें देख लेंगे। लेकिन अभी मोटा मोटा बस आपको ये समझना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तब होते हैं जब मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, और डिस्प्लेसमेंट 0 तब होता है जब फाइनल और इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपस में कोइंसाइड कर जाती है।
लास्ट सवाल आज का। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है ये तो मान गए। कब होता है? एक ही केस में होता है। क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है? तो क्या हो सकता है? क्यों कम होगी? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या है, नाम में ही उसके शॉर्टेस्ट लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो भाई लोग डिस्टेंस या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के, जब मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। या तो डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस होगा। बस कभी भी बड़ा नहीं होगा, इतना दिमाग रहे आपका, ठीक है। समझ में आ गया? ये सब तो सिर्फ पढ़ा है हमने, अब इसी पे नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। हाँ बन जाएंगे न्यूमेरिकल, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अभी इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कभी कभी इस टाइप। एक तो न्यूमेरिकल आता है इस पार्ट से, भर भर के आता है। दूसरा, कभी कभी आप अगर बहुत अच्छा नसीब है, स्कूल वाले आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो एक क्वेश्चन दे देंगे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिफरेंस को क्लास 9th में आने के बाद कभी भी ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। डिफरेंस हमेशा कैसे लिखेंगे? ऐसे टेबल बना के लिखेंगे, तभी मार्क्स मिलेंगे। पैराग्राफ में मार्क्स नहीं मिलते हैं पैराग्राफ 9th बड़ी क्लासेस में। तो मैं अभी सारा हटा रही हूँ बच्चा लोग, मैं आपको लिखने लायक कोई चीज करा दूं पहले तो, ठीक है। मैं आपको लिखने लायक कोई चीज करा दूं। अरे इसकी तो अलग ही दिक्कत है यार, ठीक है। सारा का सारा चला गया क्या ये? अरे यार वो चला गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। एक तरफ कर लो, यहाँ लिख लो भाई डिस्टेंस। इतने अच्छे से टेबल बना के लाई थी, वो भी कचड़ा हो गया। कोई नहीं, मेरे साथ ही लिखते चलो, बस इसके बाद क्लास ओवर है बेटा, ठीक है। यहाँ कर लो डिस्टेंस, यहाँ कर लो आप, यहाँ कर लो आप डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कर लो बच्चा लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहला पॉइंट डेफिनेशन में, द एक्चुअल पाथ, द एक्चुअल पाथ covered by an object। यहां लिखिए the shortest distance between, the shortest distance between initial and final position, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं डिफरेंस में। अच्छा डिस्टेंस है क्या? एक लेंथ ही तो मेजर कर रहे हैं ना, लेंथ ही तो नाप रहे हैं कि कितना पाथ कवर्ड किया। तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए? लेंथ ही तो मेजर कर रहे हैं, मीटर होनी चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, ठीक है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट की क्या कुछ अलग होनी चाहिए क्या? वो भी तो वही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो मेजर कर रहे हैं, तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर। इसकी ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगी? मीटर। लास्ट पॉइंट बच्चा लोग, बस एक बार सुन ले फिर सारा नोट डाउन कीजिएगा, फिर क्लास ओवर है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहां से सोचना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं लिख रही हूँ, फिर सुनना ध्यान से, पहले अभी लिखना छोड़ेंगे, 2 मिनट सुनेंगे मेरी बात को। SCLA स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। बड़ा लग रहा होगा मैम, पता नहीं ये कैसे डिफरेंशिएट कर दिया, एक स्केलर कर दिया एक वेक्टर कर दिया। सुनो,
मैंने बोला कि मैंने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ये बात ठीक है, खत्म हो गई। इसमें कोई डायरेक्शन ऐड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ना बेटा, तो मुझे डायरेक्शन ऐड करना पड़ेगा। कैसे बोलना पड़ेगा? अगर मैं बोलूं कि मैंने 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बोलूंगी तो मैं वैसे ही जैसे मैं डिस्टेंस के लिए बोल रही थी कि मैंने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं बोलूंगी कि मैंने 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो मुझे डायरेक्शन ऐड करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा किस तरफ की, टुवर्ड्स होम की, स्कूल करी, या लिखना पड़ेगा कवर्ड 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ। कोई डायरेक्शन जरूर लगानी पड़ेगी आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ज्यादा लिखते नहीं है हम। ऐसा मत सोचिएगा कि आप आंसर निकाल के लिखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट, लेकिन दिमाग में ये रहे कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसको जब भी डिफाइन करेंगे तो कोई डायरेक्शन के, क्योंकि देखो ना, आ रहा है जा रहा है तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना। मैंने इतने सारे इसके एग्जाम्पल बताए थे आपको, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, क्या डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा था? नहीं पड़ रहा था, हम बार बार उसकी पाथ कवर कर रहे थे। लेकिन ये तो डायरेक्शन पे फर्क पड़ रहा है ना, एक बार इस तरफ गया फिर इस तरफ आया, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, डिनोशन की बात करूं तो डिस्टेंस को बेटा हर स्कूल में हर लोग अलग तरीके से लिखते हैं। आप चाहे तो डिस्टेंस को कैपिटल डी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी या स्मॉल डी नहीं लिखते, डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं स्मॉल एस। दोनों जैसे आपको लिखना है ना, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आपका डिस्टेंस आया 10 मीटर का, तो आप डिस्टेंस लिखोगे 10 मीटर। और आपका डिस्प्लेसमेंट अगर मान लीजिए 5 मीटर का आया, तो आप लिखोगे स्मॉल एस 5 मीटर। ये लिखने का तरीका है। ठीक है बच्चा लोग, आज की क्लास यहीं थे। अब नेक्स्ट क्लास में ऐसे आपको थोड़े बहुत मैं क्वेश्चन शुरू कर दूंगी, आप देख भी रहे हो क्वेश्चन है, ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे तक।